गुलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चले नरकटियागंज, जहां रेलवे चेकिंग के दौरान 70 बोतल शराब बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर रेलखंड के नरकटियागंज स्टेशन पर सर्च के दौरान डाउन अवध एक्सप्रेस से 70 बोतल देसी शराब जब्त किया गया। अवध एक्सप्रेस के बोगी नंबर 8 में लावारिस हालत में ये शराब रखा हुआ था। रेल पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान शराब जब्त किया। सुपौल में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। थोड़ी सी बात पर तू-तू मैं हुई और इसी बीच सीने में गोली दाग दिया। सुपौल में अपराधी बेलगाम हो गए। सरेआम अपराधी बीच बाजार में आपसी तू-तू मैं के बाद एक युवक के सीने में गोली मार देता है। हालांकि गोली लगने से घायल मनीष यादव को लोगों ने आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। बताया जाता है कि यह घटना बाजार के वार्ड नंबर 2 विधापुरी मोहल्ले में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया जो आपसी रंजिश में संदीप मिश्रा नामक व्यक्ति ने मनीष यादव को गोली मार दी। इधर घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। कुछ घटना नहीं हुआ, बिना बात की गोली मार दिया। कौन मारा है? संदीप मिश्रा। किनको गोली मारा? मनीष यादव। आप लोग कहाँ थे? हम लोग वहीं पे थे सर, हम लोग आपस में वहीं पे बैठे हुए थे। हाँ, वो लोग कुछ ऐसे बात में गमझक हुआ जिसमें बंदूक निकाल के गोली मारी। पहले से वहाँ मौजूद था? जी, पहले से मौजूद था। कोई साजिश और क्या लड़की मामला है? कुछ मामला नहीं है सर, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कोई मामला नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है। अचानक सर ऐसे गमझक में हुआ, गोली मार दिया। मनीष यादव लगभग 20 वर्ष का लड़का 3:40 पे यहाँ आया। उसको लेफ्ट चेस्ट वाल में बुलेट इंजरी था और वो गैस्पिंग स्थिति में थी। हम लोग इलाज किए, लेकिन वो 2 से 3 मिनट के अंदर डेथ कर गया। एक ही गोली लगी थी? हाँ, एक ही बुलेट मार्क है लेफ्ट चेस्ट वाल में। मेन चेस्ट में लग गया था? मेन चेस्ट में, लेफ्ट चेस्ट वाल में। इसलिए उसको तुरंत बचाया नहीं जा सका ना? हाँ, इसलिए उसको तुरंत कोई भी बचाया नहीं जा सकता। सुपौल में लोगों ने एक चोर को पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। सुपौल में लोगों ने एक चोर को पकड़ा। बताया जा रहा है कि जो नया नगर वार्ड नंबर 14 प्राथमिक विद्यालय के पास मोहल्ला के लोगों द्वारा एक चोर को पकड़ा गया, जो पिछले 13 तारीख को वीरेंद्र मुखिया की बेटी से ब्रह्म स्थान के पास चाकू मारकर 16,000 रुपया छीन लिया था उसने। उसी के दूसरे दिन मोहल्ले के लोगों के द्वारा छीने गए अपराधी की पहचान कर उसे पकड़ लिया गया और जमकर पिटाई की गई। पकड़े गए अपराधी का नाम संतोष मुखिया बताया जा रहा है, जो वार्ड नंबर 13 का निवासी है। स्थानीय लोगों द्वारा काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़कर बिजली के खंभे में बांध दिया गया और जमकर पिटाई हुई। आप क्यों नहीं समझ रहे भाई साहब? हम बोल रहे हैं इसको खोलिए। हम के सब बाहर में हमारा बचवा जो है ब्रह्म स्थान में हर एक रोज मछली का दुकान लगाता है। 60-70-80 किलो बिक्री करता है और मछली का समाप्त हुआ दुकान। उसके बाद जो है ब्रह्म स्थान से गया बर्फ लेने के लिए गुदरी बाजार, तो कुमार टोली के अंदर में जो है ये घेर के हमारे बचवा को छुड़ा चला करके पैसा छीन लिया। और देखिए जो है पेट पे चाकू चलाया। हमारा बेटा को अगर मर जाता सर तो कौन हम बचाता हमारा बेटा को। इसको आप लोग पकड़े हैं? जी, हम पकड़े हैं सर। और ये 2 साल से जो है नया नगर में हड़पन करता है, हर एक घर में चोरी चपाटी करता है। और ये देखिए हमारे ऊपर जो है फाइटर अभी चलाया, चाकू जो है छीन करके फेंका जंगल में। और अभी 5-7 गो ग्रुप है इसका जंगल में बैठा हुआ। क्या नाम है इसका? इसका संतोष मुखिया नाम है। घर इसका कहाँ? घर वार्ड नंबर 13 है, लाल मुखिया का बेटा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजेंद्र मुखिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मणिशंकर अय्यर के बयान को शर्मनाक करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहे जाने पर मणिशंकर के बयान की मांझी ने आलोचना की है। उन्होंने कहा जो शब्दों की मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए। इसके अलावा मांझी ने कमल हसन के बयान पर कहा जो
सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि गलत काम करता है तो उसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। गोडसे ने गलत काम किया लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। नए शब्द की मर्यादा रखनी चाहिए, कोई भी हो। और ठीक है, हम मतभेद होता है, लेकिन अपना शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो हम समझते हैं कि सुधार होना चाहिए। अच्छा, आज जो स्वामी असीमानंद जी हैं उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, हिंदू आतंकवाद के नाम पर उन्हें फंसाया गया है। देखिए, हिंदू आतंकवाद का जहाँ तक सवाल है, आज के वर्तमान में तो हम समझ सकते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म आगे जाकर के बन पा, उसका कंसेप्शन अच्छा था। ये नहीं था कि आज विपरीत रूप में लोग धर्म को, दूसरे को माने भर्त्सना करते हैं और मजहब नहीं सिखाता और उनसे वैर करना। सबका अपना धर्म है, अपना पालन करना है, लेकिन हम कहें कि हम ही सबसे अच्छा है, दूसरा कोई बुरा है, यही आतंकवाद है। कि आए दिन खास करके भाजपा के कुछ लोग इस प्रकार की बात को बोल करके समाज में और देश में विच्छिन्नता पैदा करना चाहते हैं, वो उचित नहीं है। चाहे हेमानंदी का मामला हो या अन्य लोगों का मामला हो, मर्यादा रख करके सब धर्म को सम्मान करना चाहिए। न कोई धर्म खराब है, सब धर्म अपने आप में ठीक है। सोनिया गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी कि हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जाए, ईसाई बनाया जाए और हिंदू आतंकवाद को पोसा जाए। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम ले रहे हैं, SD देवगौड़ा का भी नाम ले रहे हैं। ये सब गलत बात है, भ्रामक प्रचार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अपने गिरिमा में सोचना चाहिए कि अगर उनसे कोई माने इस धर्म से दूसरे धर्म में वो धर्मांतरण करता है, क्यों करता है? अपना सोचना चाहिए कि अगर हम ठीक हैं और हमसे आकर्षण है तो कोई नहीं जाएगा। आप विकर्षण पैदा करते हैं। हमारे अम्बेडकर साहब 1956 में क्यों बुद्धिज्म को अपना लिया था और कहा था कि बुद्धिज्म को अपनाओ इसलिए कि वहाँ जाति प्रथा नहीं है, इतनी विसंगतियाँ नहीं है। इस चीज़ से भी तुम लोगों को सीख लेना चाहिए। और ये अपनी बात करेंगे तो कोई भी आदमी इनसे अलग हो सकता है। न इसमें लालू यादव का कोई दोष है, न सोनिया गांधी। उन्होंने रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो असीमानंद जी थे, आरोप लगाया उन्होंने कि जब हिंदू से जो लोग ईसाई बने और ईसाई से दोबारा हिंदू बन रहे थे तो लालू प्रसाद यादव को ये तकलीफ थी। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जानकारी नहीं। अच्छा, कमल हसन के बयान पे क्या कहेंगे? कमल हसन ने कहा कि नाथूराम गोडसे जो थे वो पहला हिंदू आतंकवादी है। नहीं, इस पर भी हम ये नहीं कर सकते हैं। कोई भी आदमी गलत काम करता है उसको आतंकवादी घोषित करना उचित नहीं है। जो गोडसे ने बहुत खराब काम किया है, महात्मा गांधी की हत्या किया है, इसका कतई मतलब नहीं कि उसको हम कुछ वाद से जोड़ दें, ऐसी बात। आतंकवादी और हत्यारे में अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो क्या ये आतंकवादी या हत्यारे हैं? नहीं, वो हत्यारा हम लोग कर सकते हैं, आतंकवादी तो नहीं कह सकते ना। पटना में एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल यह घटना कदमकुआ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 की बताई जा रही है, जहां मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी। दरअसल कदमकुआ थाना की रहने वाली अनामिका की शादी 11 महीने पहले राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 की एक मेडिकल दुकान चलाने वाले अमित से हुई थी। शादी के महज 11 महीने बाद अनामिका का शव उसी के ससुराल में पाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि संपत्ति के लालच में आकर अमित ने अनामिका की हत्या कर दी। मिलकर पूरा गाँव वाला मिलकर मार दिया। क्या नाम था बच्ची का? अनामिका। कब शादी कब हुई थी? 11 महीना हो रहा है, अगला महीना पूरेगा, साल भी नहीं पूरा है। 1 महीना साल कैसे जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? 1 बजे फोन आया है रात में? हाँ कि आइए बहुत इमरजेंसी है। कितना पूछते रहे तो नहीं पता ये क्या हुआ है। आए तो यहाँ लाश पारे हुए हैं, बोल रहा है कि आत्महत्या कर लिया। जगह बता रहा है कि ऐसे गेट तोड़े, पंखा में लटकाया, उधर कुछ निशान है ये नहीं है। क्या निशान क्या है सभी? निशान है माथा में गहरा कोई चीज़ से मार कर अथी किया हुआ है। हस्बैंड यानी उसका अमित कुमार जो मृतका के पति हैं और उसके ससुर को गिरफ्तार किया गया है। आगे कार्रवाई क्या काम करते थे ये अमित? क्या काम? अमित कोई मेडिकल उडकल का शायद काम करते हैं। दीघा में ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। पटना से सटे दीघा थाना क्षेत्र में एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। युवक की सर कटी लाश रेलवे पटरी पर मिली। लोगों को नजर जैसे ही पड़ी, आसपास के लोग वहां दौड़े आए। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष दीघा को दी गई। सूचना मिलते ही
मोबाइल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया और रेल थाना पाटलिपुत्रा थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी गई। जीआरपी के आने के बाद बॉडी जीआरपी को सौंप दिया गया। वहीं जीआरपी थाना अध्यक्ष पाटलिपुत्रा ने बताया कि इसकी मौत ट्रेन से कटने से हुई है। बॉडी की पहचान सुरेश चौधरी पिता स्वर्गीय सुखदेव चौधरी के रूप में हुई है, जो कि दीघा कुर्जी के रहने वाले थे। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। पटना दीघा थाना क्षेत्र दीघा चौहट पुल पर चाय दुकानदार से रंगदारी मांगने की एक घटना सामने आई है। दीघा के गौतम जेपी पुल के नीचे चाय की दुकान चलाते हैं। पीड़ित गौतम ने बताया जो 2-3 की संख्या में कुछ लोग हमेशा शराब के नशे में आते हैं और चाय नाश्ता करके चले जाते हैं, पैसा भी नहीं देते। वही आज भी ये लोग शाम को 2-3 की संख्या में मोटरसाइकिल से मेरे दुकान पर आए और नाश्ता किया, चाय पिया और उठकर जाने लगे। इसी को लेकर मैंने उनसे पहले का पैसा मांगा तो उन्होंने हमसे गाली गलौज की और कहा कि यहाँ दुकान किससे पूछकर लगाया है, यहाँ दुकान बंद करो नहीं तो हमको खर्चा देना ही होगा। विरोध किया तो फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहो। दुकान चला रहे थे, करीबन 6 से 7 बजे करीब टाइम हो रहा था। वो 2-4 आदमी आए हमारे संग मारा पीटी करने लगे, डेली 2000 रुपये तुमको देना है या दुकानदारी करोगे। तो हमने सर कहा कि गरीब आदमी हम कहाँ से पैसा दे, चाय पीते हैं जूठा धोते हैं, कहाँ से 2000 रुपये, 2000 तो कमाते भी नहीं है तो कहाँ से दें। तो आया हमसे कहा कि नहीं तुमको देना है। हम गया तो बीच में मारा पीटी करो। रंगदारी मांगता है? हाँ, कि हमको 2000 रुपये डेली चाहिए। कितने की संख्या में था? 4-5 को करीब थे। कहाँ पे दुकान है आपको? ये गंगा पुल चौहट्टा, दीघा चौहट्टा के नीचे, गंगा पुल के नीचे। ये कौन लोग हैं? क्या जाने कौन लोग हैं, हमको पता भी नहीं है। हाँ, पता नहीं है कौन लोग हैं। ये ऐसे इनको हम एक को पहचानते हैं जिसमें भूषण नाम है, वो पोलसन घुसुक टोला में रहते हैं। दीघा में एक पॉलिटेक्निक का छात्र तीसरी मंजिल से कूद गया। दीघा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 81 में पॉलिटेक्निक का एक छात्र तीसरी मंजिल से कूद गया। लोगों ने आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और पता लगा रही है जो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मूल रूप से शेखपुरा जिला निवासी मधुसूदन, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वह अपनी बहन अपर्णा सिंह और भाई के साथ प्रमिला सिंह के मकान में दूसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहता है। बहन अपर्णा ने बताया कि रोजाना की तरह तीनों भाई बहन एक साथ करीब 10:30 बजे खाना खा रहे थे। इसी बीच मधुसूदन खाना छोड़कर तीसरी मंजिल की छत पर चला गया और उसके पीछे उसकी बहन भी गई, लेकिन तब तक वह बगल में स्थित नंदू के मकान की खाली मैदान में छलांग लगा चुका था। अपर्णा की माने तो वह बातचीत कर रहा है, उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गया है। अरे घटना कुछ नहीं घटा था, हम तीनों भाई बहन खा रहे थे। उसके बाद क्या नाम है, वो क्या किया, खाना अपना खाया नहीं, एक और खाया सारा फेंक दिया और ऊपर गया। जब तक हम लोग दोनों भाई बहन गेबे किए कि हाँ क्या हुआ, तब तक पता चला कि वो गिर चुका है। तो फिर तो गेबे किए। खाना वाले के लिए तो नहीं कुछ ऐसा पसंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कभी मन होता है नहीं ये खाना को पसंद नहीं, आदमी के भाई बहन है तो आपस में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। क्या नाम है उनका? वो मधुसूदन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शेखपुरा जिला का। यहाँ क्या की तैयारी कर रहे हैं? वो अभी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर में 30 तारीख को एग्जाम है और उसका देखिए टेंशन रहता है। भाई बहन आपस में डिस्कस कर रहे थे। कितने बजे की घटना है? अभी जस्ट कौन हुए वो आपके? क्या बोले? आपके कौन थे? मेरा छोटा भाई। छोटा भाई था। आप लोग कितने भाई बहन हैं यहाँ पे? 3 भाई बहन है ये। कहाँ के रहने वाले? निर्मली में अवैध बालू का खनन धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ पर अवैध बालू का गोरख धंधा पूरे रीति रिवाज से चल रहा है। यहाँ बाकायदा पर्ची दिया जा रहा है हर ट्रैक्टर को और इस बात की भनक प्रशासन को शायद है नहीं, और यदि है तो कोई कार्रवाई जानबूझकर नहीं की जा रही है। सुपौल जिला में बालू की निकासी नियम कानून को ताक पर रखकर किया जा रहा है। लगभग जिले भर में कोसी नदी में बालू पर इन दिनों नियमों की अनदेखी धड़ल्ले से देखी जा रही है। बालू माफिया के करतूत की जानकारी अधिकारियों को है, लेकिन कार्रवाई से वो खुद ही दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। जिले में बालू के अवैध कारोबार को रोकने में प्रशासन अक्षम साबित हो रहा है। फिर सवाल उठता है कि नियमों को ताक पर रखकर बालू घाट चलाने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा। कहा जाता है कि बालू के अवैध कारोबार में पैसा और पावर का खेल चल रहा है। 300 से 400 तक फर्जी रसीद माफिया द्वारा काटा जाता है। ट्रैक्टर चालक ने यहां तक कहा कि इस अवैध खनन में प्रशासन को भी मैनेज किया जाता है।
कोसी नदी से बालू की निकासी डगमरा ओपी थाना से लेकर निर्मली थाना क्षेत्र तक हो रही है। ट्रैक्टर में पानी से भरे सनी बालू लादकर रवाना किया जाता है। सड़क पर बालू लदे वाहनों से पानी टपकता रहता है, पूरा सड़क भीग जाता है, जिससे सड़क टूट रही है। माफियाओं के लिए कोसी नदी का बालू सोना उगल रहा है। इस मामले पर विभाग के पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने खुद डगमारा ओपी में जाकर हो रहे बालू निकासी का निरीक्षण भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मिट्टी जो ले जाते हैं बालू आप लोग काट के, इसका क्या प्रूफ मिलता है आपको? क्या करते हैं बालू? तो हमें पर्ची मिलता है, ठीक है। अभी से आप पर्ची मिलने लगा, एक ट्रिप ले गए थे वहाँ पे। अच्छा। सिपोल तो अब जो है ना लेके जाते हैं रोड में। कौन सी रोड में? वो नहीं बन रहा है गोलन, क्या नाम कहते हैं, दुर्गाई वाले रोड। हाँ हाँ, उसी में गिराते हैं। अच्छा, उसमें गिर रहा है। पर्ची उर्ची नहीं मिल रहा है? पर्ची अभी नहीं मिला, अब मिलेगा। रोड वाला पर्ची देता है? अब मिलेगा। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है। ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर है जिसका क्या नाम कहते हैं, अफरोज। कहाँ के हो? अफरोज जी कहाँ के हैं? अफरोज जी सुपौल के हैं। ये बालू लेकर कहाँ आप जा रहे हैं? हम निर्मली जा रहे हैं। निर्मली किसके यहाँ? निर्मली। आपका मालिक कौन है? मालिक का नाम है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार कहाँ के रहने वाले हैं वो? कौन? वीरेंद्र कुमार। निर्मली ललमनिया। बालू क्या करते हैं मंगा के? बालू मंगा के क्या करते हैं? बालू मंगा के वो अपना क्या करेंगे? वही तो पूछे, क्या करता है बालू ले जा करके? वही घर के पास में गिरेगा। घर के पास में क्या करेगा? क्या गाड़ी का नंबर क्या है? नंबर या फिर जो रसीद काटता है वो आदमी नहीं आया, मजबूरी परिस्थिति में हम आए। लेकिन आप डेली यहाँ रहते हैं बाबा क्या? डेली यहाँ बैठते हैं आप? अच्छा, गाड़ी जो पकड़ाएगा रास्ते में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार गाड़ी वाला होगा। आप पर्ची किस चीज़ के दे रहे थे? अब किस चीज़ का हम दे रहे हैं? अगर गाड़ी में सामान नहीं है तो क्या होगा जिम्मेदार? बालू लोड किया हुआ गाड़ी पकड़ेगा, प्रशासन पकड़ेगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप हैं या गाड़ी वाला है? गाड़ी वाला है कि हम क्या है? गाड़ी वाला है। तो आप पर्ची किस चीज़ का काटते हैं जब गाड़ी वाला जिम्मेदार है तो? लेकिन पकड़ाता तो नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं आप? सर बताइए ना, आपसे हम जानना चाह रहे हैं। हमसे क्या? हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। गाड़ी अगर प्रशासन पकड़ लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं या गाड़ी वाला है? वो गाड़ी वाला अपना पेपर दिखाएगा, ले जाएगा। बालू का पेपर नहीं दिखाएगा गाड़ी वाला? अब गाड़ी वाला बालू का नहीं दिखाएगा तो जो ठेकेदार है सो नहीं दिखाएगा। आप किस चीज़ का पर्ची देते हैं वही जानना चाहते हैं। आप एथी है, हम लोग स्टाफ है किसी का, तो हमको जो कहा है वो किए। तो क्या क्या आगे अगला क्या कहा आप कुछ आप कर रहे हैं? क्या कहा? कुछ नहीं कहा, यही कहा कि जो पर्ची काटिएगा। पर्ची काटिएगा। कौन कहा? सुजीत सिंह। उसका ठेकेदारी तो खत्म हो गया है शायद? नहीं खत्म हुआ है, अभी तो 17 में 18। सुजीत सिंह से आपसे बात होती है? हमसे नहीं होती है। किससे होती है? वो होता है सुरेश सिंह कुनोली वाला से। आपसे किससे बात होती है? आपको यहाँ किसने रखा है? हमको कुनोली वाला रखा है। क्या नाम है कुनोली वाला का? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह। ये पर्ची उसी के आदेश पर काटते हैं? कितना लेते हैं पर्ची पे? 1 से देता है, 1.5 से देता है, नहीं भी देता है। कोई खास बात नहीं है, लेकिन बंदोबस्त है। संज्ञान में भी नहीं है, जैसे संज्ञान में आता है हम लोग कार्रवाई करते हैं शिकायत के आधार पे। अब कहाँ कटाई हो रहा है आप कह रहे हैं कि इसका तो आपको देना होगा, कहाँ कटाई हो रहा है? ये तो हम बता दें कि निर्मली प्रखंड के अंतर्गत जो दिया पंचायत है, ये कोसी नदी तटबंध के पश्चिमी भाग में कटाई हो रहा है। निर्मली ब्लॉक में दिया, ठीक है। आप जाँच होगी सर। काफी दिनों से कटाई चल रही है और आपको इससे पहले हम लोग बोले भी थे जैसे इसके पहले भी छापेमारी की गई है, आपको नहीं मालूम? आप जा करके कौन डगमारा ऑफिस आप बात की, वहाँ भी जाके मिली, छापेमारी की गई है। 3 बजे भोर में भी की है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे रहते हैं, जैसे शिकायत मिलती है उसकी जाँच होती है। छापेमारी जैसे मान लीजिए हम लोग अपलोड पर रहते वहाँ से अगर कॉल करें आप लोग छापेमारी करेंगे? नहीं, देखिए अपलोड पर है, हम कहाँ हैं? मान लीजिए आप निर्मली में हैं, हम जाकर के प्रतापगंज से उधर निकले हुए हैं, जदिया में है, जेसीबी नहर पर है, आप उसी समय खोजिएगा तो कहाँ से खुल जाएगा? ये देखिए, ये हमको आप खबर कर दिए, देंगे, छापेमारी कर देंगे, जांच करेंगे, जैसा होगा उस अनुसार करवाएंगे। जिस जो इसमें संलिप्त हैं, जो पार्टी सब नाम आ रहा है निकल के, नाम देखिए किसी के कहने से, कोई तो कहता है तो कहने से नहीं होता। जाँच में जो आएगा वही नहीं जाएगा, जो धराएगा वो जाएगा। और जाँच में आप नाम आएगा तब कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ मीडिया के द्वारा अगर आपके यहाँ उसका स्पष्ट वीडियो बना के दे दिया जाए
उस पर आप क्या करेंगे? हाँ तो वीडियो बना के दीजिए आप, उसका बना करके दीजिए, उसकी जांच होगी सही है कि गलत है क्या है, कहने से नहीं मिलता है। इस भीषण गर्मी में अपने आप को कैसे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखें, इस बात को लेकर हमने संपर्क किया मेडिसिन के डॉक्टर नवीन कुमार से और उन्होंने कुछ खास हिदायतें दी है। क्या है ये हिदायतें, आइए खुद इन्हीं से सुनी जाए। जी सर, अभी मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, खास करके अभी आज तो थोड़ा ठंडापन भी है, लेकिन तपती धूप में लोग अपने दिनचर्या का काम कैसे करें और क्या करें, अभी लू की संभावना ज़्यादा रहता है, उस पर में क्या आपकी परामर्श है, क्या सलाह है सर? सबसे पहले तो SCS मिथिला के सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, मोटा मोटी अभी जो है वो आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ रहा है। इसमें हमारे घर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से लू की संभावना रहती है। हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे शरीर का भी टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से मैच करने लगता है और वो एक समान होने लगता है। इसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर भी जो बढ़ने लगता है। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है तो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं। वो बदलाव जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे मुझे गर्मी का एहसास होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती, मुंह सूखने लगता है, पानी पीने का ज़्यादा मन करता है। अगर हम तुरंत अगर कुछ इसका उपाय नहीं करते हैं तो ये फिर धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है, जो उल्टी नौजिया से ले करके वो आपको चक्कर खा करके आप गिर भी सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। वो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का, वैसे वैसे इसमें बदलाव आते ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें अब बचाव कैसे करना चाहिए, हम लोग को बचना कैसे चाहिए। तो बचने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आप जब भी घर से निकलें तो प्रॉपर जो आपका कपड़ा है, ड्रेस है, वो होना चाहिए। कपड़े में आप इसमें थोड़े लाइट्स कलर के कपड़े पहने, क्योंकि लाइट्स कलर के कपड़े जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और डार्क कलर के जो भी कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसमें डार्क कलर के कपड़े पहन कर निकलने से लू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। और पूरा कोशिश करना चाहिए कि पूरा बॉडी को कवर्ड रहे। सर पे ज़रूर आप टोपी लगाएं, टोपी अगर नहीं टोपी लगा सकते हैं तो अम्ब्रेला का यूज़ करें। और आपको जब भी इस तरह की लग रही है कि मुझे गर्मी लग रही है या प्यास लग रही है, तो आप धूप से छाँव में चले जाएं, पानी का उपयोग करें, भरपूर पानी का उपयोग करें। और पानी ही नहीं, सिर्फ जब हमारा पसीना निकलता है या धूप में डिहाइड्रेशन होता है तो पानी के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नमक की अंश रहता है, वो भी निकल जाता है। तो उससे भी बचाव करने के लिए सिर्फ पानी पीने से नहीं होगा, आप ORS ले सकते हैं, या नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, या आम का जूस जो होता है, कच्चे आम का जूस या आम पन्ना जो उसको कहते हैं, वो ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ करने से आपके लू लगने की संभावना कम रहेगी। और अगर किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो बेहोशी आ रही है या कमजोरी आ रही है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लें और उसका उपचार के बारे में सोचें। सर, देखा जा रहा है आजकल लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में तुरंत किसी AC चैम्बर में घुसे और AC चैम्बर के बाद तुरंत आ गए धूप में, तो एकाएक लगता है जो उस समय में लोग गर्मी काफ़ी होती है। तो क्या आपकी क्या सलाह है, आप चिकित्सक लोग की क्या कहते हैं कि AC से तुरंत गर्मी में आना चाहिए या AC में नहीं जाना चाहिए? नहीं, आप एक समान टेम्परेचर मेंटेन करें, AC में रहना या AC से बाहर जाना। अगर आप AC में हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, तुरंत वेरिएशन अगर आता है आपके टेम्परेचर पे, तो उसमें दिक्कत आता है। आप AC में 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं, बाहर में आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है सडन वेरिएशन मिलेगा टेम्परेचर का, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। या आप 42 डिग्री में हैं और तुरंत आप आ गए बहुत ठंडे में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए, तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। AC में रहना दिक्कत नहीं है, बाहर रहना दिक्कत नहीं है, इन दोनों का टेम्परेचर धीरे धीरे मेंटेन होना चाहिए। इसलिए और जैसे लोग क्या करते हैं कि प्यास लगी, पूरा चिल्ड वाटर पी लेते हैं, तो वहाँ भी जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग है, चिल्ड वाटर का टेम्परेचर अलग है, तो दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन आने से फिर
दिक्कत आपके कहने के मुताबिक ये हुआ कि ठंडा पानी पीना चाहिए ठंडाने के बाद? नहीं, ठंडा पानी पीना बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर पिए तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सट्रीम कोल्ड पीना सही नहीं रहेगा। यदि रास्ते में इस तरह की कोई तरह की होती है तो इसमें क्या अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हैं? कि लोग घरेलू उपचार में कहते हैं ये प्याज लेके चलें या फलाने लेके चलें। ऐसा नहीं है, आप जब भी निकलें घर से तो अपने साथ पानी का बोतल ज़रूर रखें। पानी का बोतल ज़रूर रखें कि आपको जब प्यास हो लगे, प्यास की एहसास हो तो आप पानी ज़रूर पिया करें, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। साथ में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप नारियल का पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, आम पन्ना ले सकते हैं, या ORS जो बाज़ार में मिलता है वो ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह वो सब आप ले सकते हैं। तो उससे आप बच सकते हैं। और बॉडी पूरा कवर्ड होना चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहने, हैट लगाएं, टोपी लगाएं खास करके। और ये आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी हैं, डायबिटिक और बीपी वाले के लिए क्या सलाह है जो धूप में निकले या ना निकले? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। डायबिटीज वाले के लिए क्या होता है कि जब आप धूप में चलते हैं और आप ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो आपके चीनी घटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आप जब जब गर्मी में निकल रहे हैं तो वहाँ ग्लूकोज का मॉनिटरिंग होना चाहिए कि आपका कहीं ग्लूकोज घटने के जो लक्षण होते हैं, चक्कर आना, पसीना आना, धड़कन आना, घबराहट होना, हाथ का हिलना, थरथराना या बेहोश हो जाना, ऐसी स्थिति में आप ये समझें कि हो सकता है कि हमारा चीनी घट गया होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में चीनी घटने की बहुत सारे केसेस आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपकी चीनी कहीं हमारा चीनी तो नहीं घट गया है। आप हमेशा ही अपने साथ एक कार्ड लेकर के चलें कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे चीनी घट सकता है, इस तरह का चीज़ रखना चाहिए। क्योंकि आप अकेले हैं और कहीं गिर गए, कहीं बेहोश हो गए तो लोगों को पता नहीं रहता कि किस वजह से हुआ है। तो आपके पास एक कार्ड रहेगा, तो उस कार्ड से पता चलेगा कि आपको चीनी है, लोग आपको चीनी पिलाएंगे या उस तरह से ले जाएंगे कहीं पर हॉस्पिटल में, तो चीनी घटने की संभावना बहुत हो जाती है। ब्लड प्रेशर में भी गर्मी में जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आपके शरीर से निकलता है तो ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लगता है। तो उसको भी ध्यान में रखिए कि ब्लड प्रेशर हो सकता है गर्मी के दिनों में, ठंडे के दिनों के अपेक्षा जो है इसमें आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। तो आप अपना बीपी हमेशा मॉनिटरिंग कराते रहिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए कि आपका बीपी सही जा रहा है नहीं, आपका चीनी सही जा रहा है नहीं। तो अभी आप डॉक्टर नवीन कुमार की ये सलाह सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं जो ये सलाह आपके काम आएगा, क्योंकि मौसम में अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है, मौसम काफ़ी गर्म है। ऐसे हालात में ज़्यादा ठंडा पानी, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स भी ना पिएं, नॉर्मल पानी का प्रयोग करें, लेकिन पानी खूब पिएं। सुबह घर से निकलते समय जहाँ तक संभव हो सके सर को ढकने की व्यवस्था करें, तौलिया हो, टोपी हो, जैसे भी हो सर को ढकें, पानी खूब पिएं और अपने आप को संभव हो सके तो धूप से बचाएं। SCS न्यूज़ में अभी वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज़। नमस्कार।